हेडिंग डाल देना न्यूटन कोटेज फार्मूला। शुरुआत करते हैं इसे प्रूफ करने की। ध्यान देना, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले से हम लोग जानते हैं कि आप y(x) को लिख सकते हो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस xn तक जाएंगे और इसमें से गायब है x माइनस x0, तो नीचे सारे लोग x0 से घटाए जाएंगे। x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस xn, y0। और गौर करो, x0 से x0 को नहीं घटाएंगे क्योंकि x0 माइनस x0 नीचे 0 आकर के अनडिफाइंड की तरफ बढ़ जाए। सेम कंडीशन अगला टर्म जो y1 के लिए है उसमें ऊपर से x1 मिसिंग होगा और जो मिसिंग है वहीं से नीचे सारे लोग घटाए गए हैं, तो ये सेकेंड टर्म हुआ। इसी तरीके से आरवें टर्म में ऊपर से xr गायब होगा और नीचे सारे लोग xr से घटाए जाएंगे, तो x माइनस x0 से चलते चलते x माइनस xr माइनस 1 तक जाएंगे, लेकिन xr को गायब करेंगे तो x माइनस xr मिसिंग है। देखो x माइनस xr प्लस 1 से x माइनस xn और जो xr मिसिंग है उसी से नीचे सारे लोग घटाए जाएंगे। xr माइनस x0, xr माइनस x1 से चलते चलते xr माइनस xr माइनस 1 और इसके तुरंत बाद xr माइनस xr प्लस 1, ऐसे ही चलते हुए xr माइनस xn तक पहुंचेंगे। यहाँ होगा yr और सेम कंडीशन अप टू सो ऑन चलते हुए लास्ट टर्म लिख रहे हैं x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस xn माइनस 1, यानी ऊपर से xn गायब हुआ तो नीचे आ जाएगा xn माइनस x0, xn माइनस x1 सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1 yn। ये आपका लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला हुआ। इस पूरे को हम समेशन में बांधने चल रहे हैं। अच्छा ये भी देख लो, जहां पर जो xr है वो आपका होता है x0 प्लस rh और जो x होता है वो होता है x0 प्लस ph। इसको पूरे को समेशन में बांध रहे हैं लिखना, और अथवा आप इसी को लिख सकते हो और yx इज इक्वल टू, ध्यान देना, समेशन r वेरी फ्रॉम 0 से लेकर के n तक, ये रहा। और बाकी पूरे हिस्से में अब जनरल टर्म, आर्थ टर्म यही आपका जनरल टर्म है, इसी को उठा करके यहां पर रखो तो देखो कितना आएगा। इसको और नीचे कर दे रहे हैं, यानी अपने पास, और yx इज इक्वल टू समेशन r वेरी फ्रॉम 0 टू n और r वाला टर्म वही लिखना, x माइनस x0, x माइनस x1, इस तरीके से चलते चलते x माइनस xr माइनस 1 और अगला होगा x माइनस xr प्लस 1, इस तरीके से चलते हुए x माइनस xn होल डिवाइडेड बाई, ऊपर से xr का फैक्टर मिसिंग है तो सारे लोग xr से घटेंगे, xr माइनस x0, xr माइनस x1, इस तरीके से चलते चलते xr माइनस xr माइनस 1 और xr में से xr नहीं घटेगा तो अगला होगा xr माइनस xr प्लस 1 और इस तरीके से चलते हुए xr माइनस xn और यहाँ बैठेगा yn। नोट कर लो इतना फटाफट। अब धीमे धीमे x की और xr की वैल्यू पुट करते हैं और इसी के साथ x1 x2 इनकी भी वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो ये क्या मिलेगा। पहले इनको दिखा रहे हैं, यानी दिस इज इक्वल टू समेशन r वेरी फ्रॉम 0 टू n, ये yx इज इक्वल टू चल रहा है। ठीक, हम बारी बारी कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। x की वैल्यू हमको पता है x0 प्लस ph। ठीक, ये लिखा जा सकता है यहाँ पर x0 प्लस ph, ध्यान से देखते रहना, x0 प्लस ph और x0 यानी माइनस x0 से x0 कैंसिल आउट, इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ आता है ph, ये इतना हिस्सा। इसी तरीके से अगले पर आते हैं, अगला जो लिखा है उसकी तरफ देखो, अगला लिखा है x माइनस x1। चलो पहले x की वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू हो गई x0 प्लस ph। अब x1 की वैल्यू r बराबर 1 रखो, तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, तो माइनस x0 प्लस h, ये रहा, प्लस x0 माइनस x0 कैंसिल आउट, ph माइनस h को कॉमन करो तो यहाँ आएगा p माइनस 1 इंटू h, ये फैक्टर तैयार हुआ। इसी तरीके से चलते हुए अगला फैक्टर निश्चित तौर पर p माइनस 0h, p माइनस 1h, तो अगला होगा p माइनस 2h और इस तरीके से चलते हुए इनका हाल देखना। x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू है x0 प्लस ph, अच्छा माइनस xr माइनस 1 देखना, यहाँ r की जगह पर r माइनस 1 सेट करो तो कितना होगा x0 प्लस r माइनस 1h, ये रहा। ओपन करो इसको तो x0 प्लस ph माइनस x0 और माइनस r माइनस 1h,
एक्स जीरो से एक्स जीरो कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हुआ पी एच माइनस, ठीक, आर एच, एक्स जीरो से एक्स जीरो कैंसिल आउट किया, पी एच माइनस आर एच और माइनस माइनस प्लस एच, ये रहा। या कुछ गड़बड़ हो शायद, रुको 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 रुको, ये सही चल रहा था। इसको लिख सकते हैं एक्स जीरो से एक्स जीरो कैंसिल आउट हुआ, पी एच, ये पी एच माइनस आर माइनस वन एच, एच को कॉमन करो तो अपने पास बन रहा है पी माइनस आर माइनस वन एच, ये बन रहा है। इसको उठा करके रख देते हैं, तो यहां पर हो गया अपने पास ब्रैकेट के अंदर में p माइनस आर माइनस वन और ब्रैकेट के बाहर h। इसी तरीके से अब तो नकल बैठ जानी चाहिए दिमाग में, जब यहां थे x जीरो तो p माइनस जीरो एच, x1 था तो p माइनस वन एच, x2 था p माइनस टू एच, r माइनस वन था तो p माइनस आर माइनस वन एच। तो अब r प्लस वन है तो r प्लस वन है तो ये बनेगा p माइनस r प्लस वन एच। और इस तरीके से अप टू सो ऑन चलते हुए लास्ट में यहाँ x की वैल्यू अगर देखें ना तो x की वैल्यू x जीरो प्लस पी एच और xn की वैल्यू r बराबर n रखो तो माइनस xn का मतलब हुआ x जीरो प्लस n एच, x जीरो कैंसिल आउट, p माइनस n h, तो यहाँ हो गया p माइनस n h और होल डिवाइडेड बाई। अब इसी तरह से नीचे वाले फैक्टर सॉल्व करते हैं। चलो नीचे वाले हिस्से में देखना इसके एक्स आर अपने पास है एक्स जीरो प्लस आर एच माइनस एक्स जीरो, लो एक्स जीरो कैंसिल आउट, आया कितना आर एच, ये रहा पहला फैक्टर। इसी तरीके से अगले वाले में आते हैं। अगला अपने पास है एक्स आर की वैल्यू है एक्स जीरो प्लस, उल्टा हो गया, एक्स आर की वैल्यू है एक्स जीरो प्लस आर एच, ये रहा, और माइनस एक्स वन यानी माइनस एक्स वन की वैल्यू देखना एक्स जीरो प्लस एच, लो एक्स जीरो से एक्स जीरो कैंसिल आउट, एच को कॉमन, आर माइनस वन एच बिल्कुल ऊपर वाला मिल रहा है यही आर माइनस वन एच, तो निश्चित तौर पे अगला होगा आर माइनस टू एच। इस तरीके से चलते हुए अब देखना जनरल टर्म हम निकाल करके दिखा रहे हैं, एक्स आर माइनस वन, पहले एक्स आर रख दो, एक्स आर अपने पास कितना था एक्स जीरो प्लस आर एच, ये रहा, अब माइनस एक्स आर माइनस वन देखना, आर की जगह आर माइनस वन सेट करो तो एक्स जीरो प्लस आर माइनस वन एच, ये रहा, एक्स जीरो से एक्स जीरो कैंसिल आउट हुआ, ठीक, ये बचा अपने पास आर एच, ध्यान से देखना आर एच माइनस आर माइनस वन एच, आर एच और यहां से माइनस आर एच कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस वन इंटू एच, यानी केवल अप टू सो वन चलते हुए यहां इसकी जगह पर अपने पास मिल रहा है वन इंटू एच, यहां मिला वन इंटू एच। अच्छा फिर सुनना ध्यान से, इन पर आओ एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन पर, तो एक्स आर की वैल्यू पुट करो, एक्स आर की वैल्यू एक्स जीरो प्लस आर एच, ये तो एक्स आर दिया माइनस, ठीक, एक्स आर प्लस वन रखो तो कितना होगा एक्स जीरो प्लस आर प्लस वन एच, ये रहा, ओपन करो इसे, एक्स जीरो प्लस आर एच माइनस एक्स जीरो और माइनस आर प्लस वन एच, ये एक्स जीरो इस एक्स जीरो से कैंसिल आउट, इसको कॉमन करो तो यहां बन रहा है आर माइनस आर प्लस वन बाहर एच, यानी आर से आर कटा आएगा माइनस वन इंटू एच, ये तो अगला हिस्सा हम यहां पर लिख दे रहे हैं, इसकी जगह देखना एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन की जगह माइनस वन इंटू एच। अब तो नकल मिल चुकी है, r प्लस वन था तो माइनस वन इंटू एच हुआ, तो अगला एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस टू है तो इसका मतलब माइनस टू इंटू एच होगा, और इस तरीके से चलते हुए n है तो माइनस n इंटू एच, और यहां हो जाएगा वाई आर, ये जनरल टर्म आया, नोट कर लो इसे सब लोग, जनरल टर्म। लास्ट वाले फैक्टर को ये गलत लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए इसको,
इसको अगर निकाला जाए आर के टर्म, क्योंकि ये एक्सन है, ये आर के टर्म में नहीं है, बाकी लोग आर के टर्म में थे तो उन्होंने हिंट दे दिया, इसको हम निकाल देते हैं। एक्स आर देखना, एक्स आर आपको दिया गया था x0 प्लस आर एच, ये आपका एक्स आर था। अब एक्सन देखना, आर की जगह पर एन भरो, तो माइनस एन x0 और प्लस एन एच, ये रहा x0 से x0 कैंसिल आउट हुआ, बचा आर एच माइनस एन एच। अच्छा एच को कॉमन करें, आर माइनस एन, ये आपके पास होगा आर माइनस एन और बाहर होगा एच, ये रहा। अब सही है। अब सुनो, अब एक काम करते हैं, जरा इतने हिस्से पर निगाह डालो, सिर्फ इतने हिस्से पर, इतने हिस्से को देखो, तो -1 -2 -3 -4 सो ऑन चलता गया। यहां ना जो r माइनस एन दिख रहा है, माइनस को कॉमन कर लो, एक माइनस यहां से भी कॉमन आएगा, और जैसे यहां से माइनस कॉमन आएगा तो सोचो पहली बार यहां पहली बार -1, फिर यहां से एक और -1 मिलेगा, अगले से एक और -1 मिलेगा, और जब आप इस लास्ट वाले टर्म से, तो 1 2 3 सो ऑन, लास्ट वाले टर्म को देखो तो वो है n माइनस आर, यहां से एक माइनस मिलेगा, तो कुल हो गया -1 टू द पावर n माइनस आर। पहले इसे ही बाहर निकाल देते हैं, यानी अपने पास इतने फैक्टर को देख करके हो गया, अपने हिसाब से तुम लोग टिक कर लेना, लिख लेना, इतने हिस्से को देख करके मेरे पास हुआ दिस इज इक्वल टू समेशन आर वेरी फ्रॉम 0 टू n, ठीक ऊपर। अच्छा इनको बचा करके रखना याद से, और यहाँ जो कट पिट होता है उसको देखना, ये h इस h से कैंसिल आउट, ये h इस h से कैंसिल आउट, सोचो p r p -1 r -1 p -2 r -2, ये h इस h से कैंसिल आउट, तो यहाँ जो h है ये यहाँ पहले मौजूद किसी h से कैंसिल आउट हुआ होगा, तो इसका मतलब सारे h यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुके हैं, और वहां से -1 की n माइनस r को कॉमन कर लो, तो यहाँ पर लिखा जाएगा दिस इज -1 टू द पावर n माइनस r, ये बना, और सारे h कैंसिल आउट होने के बाद देखना p -1 p -2 चलते चलते इस तरीके से जो इसका लास्ट का टर्म रहा होगा इनको देखना, ये h भी कैंसिल आउट होंगे, हाँ, और आगे बढ़ते हैं, ये h यहां से कैंसिल आउट होगा, ये h इस हिस्से पर कैंसिल आउट होगा, इस तरीके से सारे h कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो बचेगा ये h यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। लास्ट जो हमारे पास बच रहे हैं हम उनको केवल लिख रहे हैं p -1 p -2 अप टू सो ऑन चलते हुए, ठीक, ये अपने पास बचेगा सो ऑन p -r प्लस 1, तो p -r प्लस 1, ये वाला फैक्टर बचा। इसी तरीके से इनको देखना p -r -1, तो p -r -1, ये फैक्टर, और अप टू सो ऑन ये बातें ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। लास्ट में अपने पास जो बचेगा उसको हम लिख रहे हैं इस तरीके से चलते चलते अप टू सो ऑन, ऊपर देखना यहां बचा p -n, ये रहा, और होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाले हिस्से देखना r r-1 r-2 r-3 चलते चलते 1, इसको यहीं से समेट दो, ये लिखा गया है फैक्टोरियल r, ये रहा फैक्टोरियल r। अच्छा इनको देखना उल्टी तरफ से देखो, आज यहाँ माइनस कॉमन हो चुका है, n - r n - r - 1 n - r - 2, या सीधे ही देखो 1 × 2 × 3 × 4 × सो ऑन, और यहाँ माइनस कॉमन होने के बाद दिख रहा है n - r, तो समेटो इसको, तो ये लिखा है n - r का फैक्टोरियल, और यहाँ पर अपने पास मौजूद है y r, नोट कर दो इसे। और सिंपलीफाई, अब इस ऊपर वाले हिस्से को सिंपलीफाई करते हैं, इन्हें देखना, नीचे वाले को बैलेंस करके लिखा जाए तो ये लिखा गया है y(x) इज इक्वल टू समेशन r वेरी फ्रॉम 0 टू n। अब गौर करना, ये रहने दो -1 टू दी पावर n माइनस r, इसको बरकरार रखो, इन्हें वापस लिख रहे हैं p -1 p -2 से चलते चलते इसको सुधार रहे हैं, वापस फिर से पुरानी वाली कंडीशन में आ रहे हैं, तो p -r -1, सोचो 1 2 3 4 r -1, तो यहाँ r की कमी है,
ऊपर p माइनस आर नहीं दिख रहा तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर p माइनस आर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी दौरान नीचे p माइनस आर से डिवाइड लगाते हैं। तो ये पहले था फैक्टोरियल r, फिर था n माइनस आर का फैक्टोरियल, और ऊपर जब p माइनस आर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे आ गया p माइनस आर। अब अगला हिस्सा ये रहा ब्रैकेट में p माइनस, सुनो माइनस को कॉमन करते ही ये है r प्लस 1, और इस तरीके से चलते हुए सो ऑन p माइनस n y r, ये रहा सामने चीजें मौजूद। अब अगर इनको देखो ना तो अब ये फैक्टोरियल में बांधे जा सकते हैं, p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3, p माइनस r माइनस 1, p माइनस r प्लस 1 सो ऑन p माइनस n। इसको समेट करके जिस दिन फैक्टोरियल पर बांधा जाएगा हम इसको तुरंत लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू समेशन r वेरी फ्रॉम 0 टू n। या अभी फैक्टोरियल नोटेशन ना इस्तेमाल करें तो सिंपली ये अपने पास हो गया -1 टू द पावर n माइनस r को अभी बाहर रखो, ठीक, और यहां से फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल को बाहर कर लो, तो अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल बाहर किया, और साथ ही साथ y r वाले हिस्से को भी बाहर कर लो, y r, या y r को लास्ट में लिख दिया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा देखना, विद इन ब्रैकेट p माइनस 1 चलते चलते सो ऑन लास्ट में रुके हैं p माइनस n, सब बीच वाला हटा दो, ठीक, और यहां पर मौजूद है y r, ये रहा, और r वेरी कर रहा है 0 से लेकर के n तक। फैक्टोरियल में अभी नहीं मिलेगा क्योंकि फैक्टोरियल में हमको 3 into 2 into 1 तक जाना होता, और यहाँ पर मौजूद है सिर्फ और सिर्फ p माइनस n तक, तो अभी इतना ही रखो फैक्टोरियल में बांधने की। अब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ yx फ्रॉम x0 से x0 प्लस nh, और उस इंटीग्रल की वैल्यू देखते हैं। लिखना therefore, अब इंटीग्रल की वैल्यू कितने चल रहे हैं, therefore इंटीग्रल i का मतलब इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस nh तक, किसका, yx का, दिस इज इक्वल टू, या हम एक बार लिख ही दें पूरा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 से लेकर के x0 प्लस nh yx dx, ये रहा, दिस इज इक्वल टू, या सिंपली तुम लोग y dy लिखना, और dx करें y dy, सिंपली y dy, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 से लेकर के x0 प्लस nh, और y की वैल्यू ये हमारे पास सामने पड़ी हुई है, तो उठा करके y की वैल्यू रख दो, तो समेशन r वैरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 टू द पावर n माइनस r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, और बाकी के हिस्से एज इट इज उनको भी सजा करके रख दो, तो ये हो गया, या कुछ और इसको सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, यहाँ -1 की n माइनस r को बाहर छोड़ दो, और ब्रैकेट के अंदर में सब ले लो, p माइनस 1 से चलते हुए p माइनस n होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, ये रहा, और एक क्वांटिटी ये छूट गई अपॉन p माइनस r, तो यहाँ बगल में भी ये क्वांटिटी लिख देना इनटू p माइनस r, ठीक, और यहाँ पर y r, और इंटीग्रेशन है तो पूरे के बाहर dy, या शायद dy, ये उल्टा करेंगे, पूरा x का फंक्शन है ना तो dx होना चाहिए, अरे सॉरी ये dx है, हाँ, ये पूरा इंटीग्रेशन तैयार हुआ। अब अगर देखा जाए तो हम तो x के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो फंक्शन है ये p का फंक्शन है, तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को x से हमको p में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो इसके लिए भी देखना, सिंस जैसा कि हम खुद जानते हैं x इज इक्वल टू होता है x0 प्लस ph, ये रहा, तो इससे अपने को मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू x0 तो 0 हो गया, h dt, नोट कर लेना, और यहां से इंटीग्रेशन में ये वैल्यू पुट कर लो, therefore अब हम इसको सीधे इंटीग्रेशन i ही लिखेंगे, i इज इक्वल टू
ध्यान देना, जहां dx था उसकी जगह h dt आया, तो h तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो h और समेशन और इंटीग्रेशन दोनों आपस में स्वैप कर जाएंगे, तो ये अपने पास होगा समेशन r वैरी फ्रॉम 0 to n, r वैरी फ्रॉम 0 to n, और इंटीग्रेशन को अंदर भेज दो तो इंटीग्रेशन होगा, अच्छा ये जो लिखा गया है x 0 to nh, अब ये लिमिट भी चेंज होगी, ध्यान देना, x बराबर x 0 रखो, x 0 रखने पर x 0 से x 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी लोअर लिमिट आपकी आ गई 0 आ गई। इसी तरीके से अपर लिमिट जैसे निकालेंगे अपर लिमिट n आ जाएगी, तो ये अपने पास होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to n। लास्ट टाइम भी एक बार इसको कैलकुलेट किया गया था, लोअर लिमिट अपर लिमिट जब चेंज हुई थी, -1 to the power n माइनस r अपॉन, ठीक, जो जो इंटीग्रेट नहीं होने थे, p वाली टर्म ही केवल इंटीग्रेट होंगे, तो फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल बाहर कर लो यहाँ पर, तो ये हो गया फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, ये रहा, और बाकी जितना बचा उनको रख देना, y r भी एक समेट लो, y r ब्रैकेट के अंदर के हिस्से में p p माइनस 1 p माइनस n अपॉन p माइनस r, इनको लिख देना, p p माइनस 1 से चलते हुए p माइनस n अपॉन p माइनस r, और बाहर हो गया dt, ये नोट कर लो। फिर ध्यान देना, दिस इज इक्वल टू, यानी I बराबर अब हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, h को बाहर रहने दो, h इंटू समेशन r वेरी फ्रॉम 0 to n, और जो इसमें कांस्टेंट वाला टर्म दिखाई दे रहा है इस y r को छोड़ दो, बाकी ये और ये इस पूरे को लैम्डा r मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू लैम्डा r y r इंटीग्रेशन के साथ है, इंटीग्रेशन हटाओ, पूरा इंटीग्रेशन वाले हिस्से को ही मान रहे हैं, ये आया लैम्डा r y r, लिखो तो लैम्डा r बताते हैं, लैम्डा r क्या होगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 0 to n लैम्डा r y r, ठीक, ये जो निकल करके आया ना इसको बोलते हैं कोटेज फार्मूला, ये आपका कोटेज फार्मूला। अब लैम्डा के बारे में बात करते हैं, लैम्डा क्या है, लिखना वेयर, जहां पर वेयर लैम्डा r इज इक्वल टू, अब लैम्डा r की वैल्यू देखते हो, जितना तुमको मिसिंग नजर आ रहा है इसमें वही इसमें लैम्डा r माना गया है, लैम्डा r इज इक्वल टू -1 to the power n माइनस r अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हिस्सा, और उधर वाला इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to n p माइनस 1 से लेकर के p माइनस n डिवाइडेड बाई p माइनस r dp, ये जो होता है इतना हिस्सा, ये लैम्डा r माना गया है, और इसको कोटेज नंबर बोलते हैं, देखना लैम्डा r इज कॉल्ड, लैम्डा r इज कॉल्ड कोटेज नंबर, कोटेज नंबर, ये है कोटेज नंबर लैम्डा r, और कोटेज फार्मूले को निकालने का पूरा डेरिवेशन, नोट कर लो इसे। बुक का एक प्रॉब्लम है, लिखा गया है स्टेट एंड प्रूफ सिम्पसन 1/3 रूल, तो इतना हिस्सा तो ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं, 1/3 रूल को बाकायदा प्रूफ किया गया है, स्टेट एंड प्रूफ द सिम्पसन 1/3 रूल, इतने हिस्से को हमें नहीं करना, आगे की बात सुना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप पहला काम क्या करते हो, चेंज ऑफ ओरिजिन, जब आप ओरिजिन को ही बदल देते हो तो पूछा जा रहा है कि पूरे फार्मूले पर क्या असर पड़ेगा, दूसरा चेंज ऑफ स्केल ऑन दिस वैल्यू, और जब आप स्केल ही चेंज कर देते हो, यानी नापने का जो आपका पैमाना है इक्वी डिस्टेंस वाला, आप उसको भी चेंज कर देते हो, तो ऐसी कंडीशंस में इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो रूल आपको पता है सिम्पसन 1/3 का, उसमें अगर आप स्केल को बदल दोगे तो कितने का फर्क पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन देखना इसका, सॉल्यूशन है पहला, गौर करना, ये कह रहे हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, आप ध्यान देना, अगर सिम्पसन 1/3 रूल को देखा जाए तो वो x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, यानी जब भी काम कर रहा था ये जो इनके बीच का अंतर है ये कांस्टेंट h बना हुआ था,
ये इक्वल डिफरेंस पर था। ठीक, तो ऐसे केस में अगर आप ओरिजिन को शिफ्ट भी कर देते हो कहीं और, तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि h तो बदलने वाला है नहीं। h आज भी वही है जो पहले मौजूद था, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, अगला x0 प्लस 3h। तो अगर आप ओरिजिन को x0 से उठा के x0 प्लस 2h पर भी शिफ्ट कर दोगे, तब इस नए ओरिजिन के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंस कितना बना रहेगा, h। इसलिए ओरिजिन को बदलने का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखना, सबसे पहली बात लिखना, देयर इज हेडिंग डाल देना, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन के बदलने से पड़ने वाला प्रभाव। इसमें लिखना, देयर इज नो इफेक्ट, यहां पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, आप ओरिजिन को बदल भी देंगे तब पर भी यहां पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगा, इसके लिए रीजन लिखना, इफ बी चेंज, अगर हम बदल देते हैं, इफ बी चेंज द ओरिजिन, अगर आप ओरिजिन को बदल भी देते हो तब पर भी, ठीक, देन h डज नॉट, ओरिजिन के बदलने के बावजूद भी h पर कोई असर नहीं पड़ेगा। h डज नॉट चेंज, h बदलने वाला नहीं है। ठीक, एंड द वैल्यू ऑफ, और इसके साथ ही साथ जो वैल्यू आपको मिलेगी कौन सी, y0, y1, y2, एंड द वैल्यू ऑफ y0, y1, y2 अप टू सो ऑन। ठीक, आल्सो रिमेन्स अनअल्टर्ड, बिना बदले हुए जो पहले थी वही आज भी बनी रहेगी, अनअल्टर्ड। ये पहली बात थी कि आप ओरिजिन को बदल भी दोगे तब पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब चेंज ऑफ स्केल को देखते हैं, अगर आपने पैमाना ही बदल दिया, जिस पैमाने पर आप काम कर रहे हो वो पैमाना बदलेगा, तब क्या असर पड़ता है। दूसरे में हेडिंग डाल देना सेकंड पर, चेंज ऑफ स्केल ऑन दिस रूल, या ऐसे लिख देना, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, पैमाने को बदलने से पड़ने वाला प्रभाव। इसमें लिखना, जो फार्मूला हम लोग 1/3 रूल का जानते हैं उसी फार्मूले को लिख रहे हैं। इंटीग्रल I बराबर हम लोगों को पता था h/3 y0 प्लस 4 y1, ठीक, और प्लस y2, ये होता था y0 प्लस 4 y1 प्लस y2 अकॉर्डिंग टू द रियल स्केल, जो आपकी मेन पैमाना होता था उसके अकॉर्डिंग ये होता था, अकॉर्डिंग टू द रियल स्केल, जो वास्तविक पैमाना होता है उसके अनुसार रूल ये होता है, रियल स्केल। अब हम मान रहे हैं कि हमने पैमाने को बदल दिया, तो जब पैमाने को आपने बदल दिया तो आपको एंट्री भी उस पैमाने के अकॉर्डिंग नई एंट्री मिलेगी, तो नई एंट्री हम मान रहे हैं लिखना, सपोज ऑन changing the scale, the new value of h, अब तक आप पैमाने पर कर रहे थे कि आपने h को इक्वी डिस्टेंस पर सबको रखा हुआ था, जितने भी आ रहे थे। अब आप नए पैमाने के अकॉर्डिंग आप h को भी बदल दोगे। सपोज ऑन चेंजिंग द स्केल, द न्यू वैल्यू ऑफ यानी पहले लोग h डिस्टेंस की दूरी पर थे, अब आप मान रहे हो कि वो mh की दूरी पर होंगे, या 2h 3h, जो आपकी मर्जी, आप वो मान सकते हो दिखाने के लिए इसे। Then the new value of h is m into h। अब हम मान रहे हैं कि जितने लोग आ रहे हैं वो mh की डिस्टेंस पर एक दूसरे से बने हुए हैं, ठीक। एंड तो जाहिर सी बात है इस नए h के लिए आपको एंट्री भी नई मिलेगी, तो ये y0 y1 y2 ये बदल करके हम मान लेते हैं y0 डैश हो जाएगा, ये y1 डैश हो जाएगा, ये y2 डैश हो जाएगा।
ठीक, एंड ऑफ y0 y1 y2, ये इनकी वैल्यू जो तीन अभी आए हुए थे r, इनकी वैल्यू हम लेते हैं r, y0 डैश y1 डैश और y2 डैश, ये मान दिया। ठीक, देन तब देखो नए रूल के हिसाब से इंटीग्रल कितना होगा, देन I1 इज इक्वल टू, इसी नियम से हिसाब से देखना, अब तक आप h लिख रहे थे, अब आप h की जगह पर क्या मान रहे हो, mh मान रहे हो, तो mh अपॉन 3, बाकी फार्मूला y0 डैश प्लस 4 y1 डैश प्लस y2 डैश, ये रहा। इसका मतलब साफ पता लग रहा है, लिखना इन दिस केस I1 इज इक्वल टू ये वही m इतना h अपॉन 3 y0 डैश प्लस 4 y1 डैश प्लस y2 डैश, ये तो वापस पुराना वाला रूल है, यानी m इंटू आई कह सकते हैं, सिर्फ m इंटू आई। इसका मतलब अगर आप h की बजाय mh कर देते हो तो जो आपको नया इंटीग्रल मिलेगा वो पुराने इंटीग्रल का m टाइम्स होगा। अगर आप h को 2h कर देते हो तो पुराने वाले इंटीग्रल का 2 गुना मिलेगा, 3h कर दोगे तो पुराने इंटीग्रल का 3 गुना मिलेगा। ये रहा न्यू इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू m इंटू आई, लिख देना। इस न्यूमेरिकल को देखना, लिखा गया है इफ fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर जो आपका फंक्शन fx है वो एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, प्रूव दैट, तब आप सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 फंक्शन fx dx इज इक्वल टू 1/12 5 f of 0 plus 8 f of 1 minus f of 2। अब इसमें ध्यान देना, इसमें आपको x0 x1 x2 ये सब नजर नहीं आता, तो जब नजर नहीं आता तो इसका मतलब इनकी इंफॉर्मेशन से अपनी इंफॉर्मेशन को निकालो। इन्होंने कहा fx 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, आपका फंक्शन 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका मतलब आपको 3 आर्गुमेंट चाहिए, x0 x1 और x2। ये जो आर्गुमेंट आते हैं इन्हीं पर जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं f of at x0, इस पर कहते हैं f of at x1 और इस पर बोलते हैं f of at x2, यानी y0 y1 और y2। तो ध्यान दो f of x0 f of x1 f of x2 आपको दिया गया है, ये f of 0 f of 1 f of 2, तो इसका मतलब x0 बराबर 0 x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2, यही मान करके शुरुआत कर देते हैं और अप्लाई करेंगे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। लिखना सॉल्यूशन, लिखना सॉल्यूशन, लिखना बाय लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, बाय लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक, यही कॉर्नर पे लिख लेना ब्रैकेट में x0 इज इक्वल टू 1 x1 इज इक्वल टू x0 इज इक्वल टू 0 x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 2। चलो लैग्रेंज के फार्मूले को अप्लाई करो। पहला x0 होता था तो x माइनस x0 मिसिंग होगा, याद करो x माइनस x0 ये मिसिंग होगा। शुरुआत करेंगे x माइनस x1 से, x माइनस x2 से और उसके बाद नीचे सारे लोग घटेंगे x0 से। इसी बात को अप्लाई करो यहाँ पर, देखना ये अपने पास बनेगा f of x इज इक्वल टू लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले से x माइनस x1 ये रहा x माइनस 1 x माइनस x2 यानी x माइनस 2 अपॉन सारे लोग x0 से घटेंगे, x0 खुद कितना है 0 है, तो 0 माइनस 1 0 माइनस 2 लिख दे रहे हैं, 0 माइनस 1 0 माइनस 2 ये रहा, और यहाँ होता था y0 यानी f of 0 ये अपने पास मौजूद है। इसी तरीके से प्लस अब x माइनस x0 मतलब x माइनस 0 x माइनस x1 नहीं होगा, x माइनस 2 अपॉन सारे लोग 1 से घटेंगे, 1 माइनस 0 और 1 माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x1 यानी f ऑफ 1। इसी तरीके से लास्ट थर्ड टर्म लिख देना, थर्ड टर्म होगा प्लस x माइनस 0 यानी x माइनस x0 x माइनस x1 यानी 1 x माइनस x2 नहीं होगा तो सारे लोग 2 माइनस 0 2 माइनस 1 और यहाँ पर होगा f ऑफ 2 लिख दो। ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करके लिखा गया है।
इसे सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आता है। ये अपने पास आएगा, दिस इज इक्वल टू, ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 1/2 बाहर आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x यानी कि माइनस 3x, तो ये बन गया ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2, बाहर रहा f ऑफ 0। इसी तरीके से अगले वाले में करना, लेकिन अगला वाला माइनस के साथ आएगा, माइनस इसलिए क्योंकि -1 इंटू दैट इज माइनस और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और अगला फिर देखना -2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बस इतना ही क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बाहर रहा f ऑफ 1। सेम कंडीशन इनमें देखना, 2 - 0 2, 2 - 1 1, यानी कि प्लस 1/2, और ब्रैकेट के अंदर में सेम एक्स स्क्वायर, ठीक, उसके बाद लिखना माइनस एक्स, बस बाकी तो कांस्टेंट टर्म 0, और ये हो गया f ऑफ 2, लिखना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स f ऑफ 2। अब पूरे को इंटीग्रेट कर डालो, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन चाहिए 0 से 1 fx का, तो लिखना इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 fx dx इज इक्वल टू, चलो अप्लाई करते हैं, 1/2 f ऑफ 0 तो आया बाहर, कांस्टेंट कांस्टेंट, इतने का इंटीग्रेशन करो, ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3/3, इस पहले वाले फैक्टर से, इसका देखना ये आएगा -3/2 x स्क्वायर, और इसका आएगा +2x, ये रहा पहला फैक्टर तैयार। और लिमिट देख लेना, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1, डेफिनेट इंटीग्रल है ये, ठीक, माइनस फिर से f ऑफ 1 को बाहर निकाल लो, और ब्रैकेट के अंदर देखना, इसका आएगा x³ माइनस, ये देखना 2x² यानी कि -x², लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, ये रहा, लिमिट अप्लाई करते चलना, +1/2 f ऑफ 2 बाहर आया, ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा देखना, इंटीग्रेट करेंगे x³ माइनस x²/2, और फिर वही लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 रख लो। सिर्फ एक काम करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट रखते हुए चले जाओ, जब रखोगे तो अपने आप वो चीजें आएंगी जो आपको चाहिए। सुनो, इससे क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू, जिस दिन यहाँ पर रखोगे लोअर लिमिट के लिए सब 0, अपर लिमिट के लिए ये आएगा 1/3 माइनस 3/2 और +2, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा 5/12 f ऑफ 0। अब इसको तुम लोग सॉल्व करके लिखना, 5/12 f ऑफ 0। इसी तरीके से अगला वाला जब करोगे तो अगला वाला तुमको मिलेगा, ये माइनस इधर भी माइनस आएगा तो +2/3, और बाकी बचा f ऑफ 1, ये रहा, और उधर के हिस्से से 1/2 f ऑफ 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बन जाएगा -1/12 f ऑफ 2, ये रहा। और पूरे में से जो चाहिए 1/12 को कॉमन कर लो, 1/12 यहाँ नहीं दिख रहा तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 दूनी 8 बन जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू 1/12 बाहर आया, अंदर का हिस्सा देखना 5f ऑफ 0, 5f ऑफ 0 यहाँ से प्लस 4 दूनी 8 प्लस 8f ऑफ 1, ये रहा, और बाकी -f ऑफ 2, -f ऑफ 2, ये आंसर आ गया, नोट कर लो इसे। इस चैप्टर को इसी पर खत्म करते हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेट जितनी चीजें थी लगभग सब हो चुकी हैं, ठीक। अब बाकी इसके जो एग्जाम्पल वगैरह किताब में सॉल्व है वो तुम लोग देख लेना खुद से। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद वाला, ठीक, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूज ऑफ ये न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल करते हुए।